शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मित्रों, नमः संस्कृताय। भूषण देववाणी द संस्कृत क्लासेस से मैं आपका दोस्त अजय पांडे। हम लोग सिद्धांत कौमुदी की कक्षा लेकर के उपस्थित हुए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में हम अब तक वृद्धि संधि को पढ़े। वृद्धि संधि के दो वार्तिक प्रवत सतर कंबल वसनान दशा नाम ऋणे को आज हमें पढ़ना है। इसके पहले हमने अक्षादुहिन्नाम उपसंख्यानम प्रादु होढ्य ढई शेषु पढ़ा और ऋते च तृतीया समासे। ऋते च तृतीया समासे में हमने केवल सुखार्ता तक पढ़ा था। अभी उस वार्तिक में एक पंक्ति और छूटी हुई है, उस पंक्ति को हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ऋते च तृतीया समासे की हल्की से चर्चा कर लेते हैं। ऋते च तृतीया समासे इस वार्तिक में बताया गया कि तृतीया तत्पुरुष समास में यदि किसी अवर्ण के बाद ऋते च तृतीया समास में बताया गया कि यदि किसी ये तृतीया तत्पुरुष समास में अवर्ण के बाद ऋत पद आए तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि संधि हो जाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि तृतीया क्यों कहा गया है, इसी की चर्चा करनी है। तो इसी वार्तिक में आगे लिखा गया तृतीयेत किम। इसी वार्तिक में आगे लिखा गया है तृतीयेति किम। कहे कि वार्तिक में तृतीया लिखने की क्या आवश्यकता थी, तृतीया क्यों लिखा गया। कहे कि वार्तिक में ये तृतीया क्यों लिखा गया। तो इन्होंने लिखा, फिर आगे उदाहरण दिया परमर्तः। तृतीयेत किम के बाद उदाहरण है परमर्तः। परमर्तः यह उदाहरण है। अब ये परमर्तः जो उदाहरण है, अब परमर्तः उदाहरण देखें तो कहे कि तृतीया क्यों कहा गया। कहे कि यह तृतीया तत्पुरुष समास नहीं होगा तो अवर्ण के बाद यदि ऋत आए तो वृद्धि नहीं होगी। तृतीया इसीलिए कहा गया, यदि तृतीया तत्पुरुष समास का प्रसंग न हो और अवर्ण के बाद ऋत पद आए तो इनकी आपस में वृद्धि नहीं होगी। तो वृद्धि कब होगी, कहें कि जब तृतीया तत्पुरुष समास होगा तब होगी। यदि तृतीया तत्पुरुष समास है तो नहीं होगी। इसीलिए वार्तिक में तृतीया कहा गया। नहीं तो ये वार्तिक बन जाता ऋते च समासे, और तब जहाँ जहाँ अवर्ण के बाद समास में जहाँ जहाँ अवर्ण के बाद ऋत पद आता वहाँ वहाँ वृद्धि होने लगती। इसी संदेह को दूर करने के लिए इन्होंने वार्तिक में आगे लिख दिया तृतीयेत किम और पहले तृतीया लिख दिया। तृतीया लिखने का यही कारण था कि तृतीयेत किम का यही उत्तर निकल करके आया कि तृतीया तत्पुरुष समास को छोड़ करके जहाँ कहीं और भी ऐसा प्रकरण आएगा कि री अ के बाद री आएगा, ऋत पद आएगा, वहाँ वृद्धि नहीं होगी। तो आइए हम परमर्तः की सिद्धि अब देख लें। परमर्तः शब्द है परम धन ऋतः। परम धन ऋतः बनेगा परम धन ऋतः। इस स्थिति में परम धन ऋतः, इस स्थिति में अब देखिए परम के अंत में माँ है, माँ में आ है और यहाँ ऋतः में ऋतः है। तो कहे इन दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगी,
वृद्धि हो जाएगी। ये तो कौन किसने कहा? ऋचित ऋते च तृतीया समास से बताता। तो तृतीया समास का वर्णन नहीं है। अभी हम सुख धन ऋता जब किए थे तो अ और इ दोनों के स्थान पर आर वृद्धि हुई थी, लेकिन यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास का वर्णन नहीं है। और ये परमर्तः जो है ना, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। परमर्तः जो है किसका उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण। परमश्च असौ ऋतः, इसका यह विग्रह है। परमश्च असौ, और उसका क्या था? सुखेन ऋतः। तो सुखेन ऋतः था तो उसमें तृतीया थी। यहाँ परमश्च ऋतः है तो यहाँ कर्मधारय है। तो यदि कर्मधारय समास होगा तो वृद्धि नहीं होगी। तो यहाँ आ के बाद रि है, तो आ के बाद ऋत होने के कारण यहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन समास में यह तृतीया तत्पुरुष समास नहीं, इसीलिए वृद्धि नहीं होगी। तब यहाँ क्या होगा? तब यहाँ आदिगुणा सूत्र से और उर्ण रपरह लग करके, आदिगुणा और उर्ण रपरह लग करके यहाँ अर गुण की प्राप्ति होगी। तो ये हो जाएगा परम धन अर, हो जाएगा तह, मिला देंगे परमर्तः, ये बनेगा। इसीलिए इस वार्तिक में तृतीय किम लिखा गया था। आइए अब आगे अगला वार्तिक है प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशा नाम मृणे। इसको देख लेते हैं। प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानां मृणे। प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानां मृणे। शायद किनारे हो जा रहा है, थोड़ा सा इसको सही कर दी, यहाँ से लिख देते हैं। प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानां मृणे। एक एक को हम अलग करेंगे तो बनेगा प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण दसन 10, और अंत में एक पद मिला ऋणे। अब यहाँ आपको दशानाम ऋणे में आपको दो विभक्तियाँ दिख रही हैं। दशानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन और ऋणे सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो सप्तमी, अब हम क्या पढ़े हैं? दशानाम ऋणे षष्ठी विभक्ति वाला पद पहले होता है, ये हम पीछे पढ़ कर के आए, स्थानीय होता है, और सप्तमी विभक्ति वाला पद जो होता है वह बाद में होता है। तो अब देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्र के बाद क्या आए? ऋणे, ऋण पद आए। यदि प्र के बाद ऋण पद आए, किसके बाद आए? प्र के बाद ऋण पद आए तो क्या होगी? वृद्धि होगी। वत्सतर के बाद ऋण पद आए तो क्या होगी? वृद्धि होगी। कंबल के बाद ऋण पद आए तो क्या होगी? वृद्धि होगी। वसन के बाद ऋण पद आए तो क्या होगी? वृद्धि होगी। ऋण के बाद
ऋण पद आए तो क्या होगी, वृद्धि होगी, और दसन 10 के बाद ऋण पद आए तो वृद्धि होगी। अब इसमें बहुत कठिन भी नहीं है, ऋण पद लिख लीजिए। यहाँ एक जगह ऋण लिख लीजिए, प्र मिलेगा इससे तो प्रारणम बनाएगा, वत्सतर मिलेगा इससे तो वत्सतरारणम बनाएगा, वत्सतरारणम। कंबल, कंबल पद इससे मिलेगा ऋण से तो कंबलारणम बनाएगा, वसन पद मिलेगा इसी रीत से वसनारणम बनाएगा, ऋण पद मिलेगा इसी ऋण से, ऋण भी इसी ऋण से मिलेगा, ऋणारणम बनाएगा, ऋणारणम। दसन 10 पद मिलेगा इसी से, दसनारणम बनाएगा, दसारणम बनाएगा, दसनारणम है दसारणम, ये पद बनेंगे। प्र से प्रारणम, वत्सतर ऋण से वत्सरारणम, कंबल ऋण से कंबलारणम, वसन ऋण से वसनारणम, ऋण से ऋणारणम, और दस ऋण से दसारणम। ये पद जब आपस, कितने पद, प्र वत्सतर कंबल वसन ऋण और दसन, ये पद जब भी ऋण पद से मिलेंगे तो इनकी आपस में वृद्धि संधि होगी और इनका वार्तिक है प्र वत्सतर कंबल वसनार्ण दशा नाम ऋण। आइए एक की हम सिद्धि देख लेते हैं, बाकी सिद्धि हम बाद में पढ़ लेंगे, और सबकी सिद्धि में उतने ही सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा, कहीं कोई नया सूत्र नहीं प्रयुक्त होगा। तो पहला है प्रधन ऋणम, प्र धन ऋणम। जब प्रधन ऋणम यह सूत्र आया तो प्र में है अ, ऋण में है री, तो यहाँ गुण संधि पूरा लग रहा था। अच्छी तरह से गुण संधि का नियम का पालन होता है कि अवर्ण के बाद यदि कोई स्वरवर्ण आए तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर, पूर्व पद दोनों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। आदिगुणा की वृत्ति में ऐसा कुछ हम पढ़ते हैं। आदिगुणा में हमने ऐसा ही पढ़ा था कि यदि अवर्ण के बाद, यदि अवर्ण के बाद, अवर्ण के बाद कोई स्वरवर्ण आए तो, यदि अवर्ण के बाद कोई स्वरवर्ण आए तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। और आदिगुणा की वृत्ति यही थी, अवर्णादच परे पूर्व परयो एक, पूर्व परयो एको गुण आदेश स्यात्। अवर्णादच परे, अवर्ण के बाद यदि कोई स्वरवर्ण हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ऐसा हमने पढ़ा था। यहाँ प्र में आ है और ऋणम में री है, तो दोनों के स्थान पर गुण होना चाहिए। लेकिन यह वार्तिक कहता है कि नहीं, यदि प्र के बाद ऋण शब्द आएगा, यदि प्र के बाद ऋण शब्द आएगा तो प्र का में विद्यमान अंतिम अ और ऋण का प्रारंभिक रे दोनों के स्थान पर गुण न होकर के आर वृद्धि हो जाएगी। तब क्या होगा, यह गुण संधि का अपवाद है, यह गुण संधि का अपवाद है। और यहाँ पर केवल
ये लिख सकते हैं कि प्र धन ऋणम इस स्थिति में आदिगुणों से गुण की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन वार्तिक के द्वारा आचार्य कात्यायन ने यह बताया कि नहीं, यह प्रधन ऋणम में गुण संधि ना होकर के वृद्धि संधि होगी। तो प्रधन ऋणम ऐसी स्थिति में प्रवत्सर कंबल वसनाण दशानाम ऋणे इस सूत्र के द्वारा वृद्धि आदेश प्राप्त हुआ। तो जब वृद्धि आदेश प्राप्त हुआ, पहले कौन सा लगेगा? प्रवत्सतर, इतना हम लिख करके छोड़ दे रहे हैं, ऊपर वार्तिक है। प्रवत्सतर कंबल से क्या हुई? वृद्धि की प्राप्ति हुई। किसकी वृद्धि हुई? वृद्धि में मिला क्या क्या हमको? आ मिला, आय मिला और औ, ये स्थिति मिली हमको। अब हम इसे ऐसे करें, प्र अ ऋणम, वृद्धि मिली। वृद्धि में क्या क्या मिला? आ आय औ मिल गया। तो सूत्र आया स्थानांतर तमः। कौन सा है? स्थानांतर तमः जब आया तो उच्चारण स्थान मिलाए, यहाँ कंठ, यहाँ कंठ, यहाँ मूर्धा, तो स्थानांतर तमः आया और दोनों के स्थान पर स्थानांतर तमः सूत्र आता है। तो प्र के आ और ऋणम के री दोनों के स्थान पर आ वृद्धि करता है। कौन सी वृद्धि करेगा? दोनों के स्थान पर आ वृद्धि कर देगा। ये दोनों के स्थान पर आ हो गया। अब जैसे आ हुआ, उरण रपरह आया। कौन सा सूत्र आया? उरण रपरह। उरण रपरह जो सूत्र आया, उरण रपरह सूत्र आकर के बाद में रपर जोड़ देता है, तो स्थिति बनती है प्र आर अणम। फिर जब हम इसका संयोग कर देते हैं तो प्रारणम बन जाता है। इसी तरह से सबकी सिद्धि हो जाएगी। प्रधन ऋणम आदिगुणा सूत्र की प्रवृत्ति हो रही थी, लेकिन प्रवत्सतर कंबल वसनान दशानाम ऋणे ने इसका निषेध किया। प्रवत्सतर कंबल वसनान दशानाम ऋणे इस सूत्र के, इस वार्तिक के द्वारा वृद्धि की प्राप्ति हुई। प्रवत्सतर कंबल वसनान दशानाम ऋणे, इससे इस वार्तिक के द्वारा वृद्धि की प्राप्ति हुई। और स्थानांतर तमः आया तो अ और रि दोनों के स्थान पर आर न आ वृद्धि कर देता है। और फिर उरण रपरा सूत्र के द्वारा र के बाद आ के बाद र जुड़ जाता है, और जब आ जुड़ जाता, आ के बाद र जुड़ जाता है तो ये आर हो जाता है। तो प्र आर णम ये स्थिति बनती है, और फिर इसको आपस में हम योग कर देते हैं इसका, तो यह प्रारणम रूप सिद्ध हो जाता है। इसी तरह से इसका वत्सरारणम भी बनेगा, कंबलारणम भी बनेगा, दशनारणम भी बनेगा, वसनारणम भी बनेगा, ऋणारणम भी इसी तरह से इसका रूप बनेगा। आप इसको करिएगा। फिर आगे हम जो है एक सूत्र की चर्चा करेंगे अभी, और उसी सूत्र के बाद आज विराम लेंगे, क्योंकि फिर उपसर्गाः क्रिया योगे, उपसर्गाः क्रिया योगे, उपसर्गाः क्रिया योगे। कहे कि क्रिया योगे उपसर्गा, क्रिया का योग होने पर उपसर्ग कहे जाएंगे। तो कौन कौन कहे जाएंगे? क्रिया का योग होने पर कौन उपसर्ग कहा जाएगा? किसको हम उपसर्ग कहेंगे? इस सूत्र का नंबर है 1459, 1459। अष्टाध्यायी में इसी सूत्र से पहले एक सूत्र है प्रादयः। इसी सूत्र से पहले तो इसका क्रम है 1458, 1458। यहाँ से प्रादय की अनुवृत्ति होगी। अब इसकी वृत्ति हम पढ़ लें तो प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्यु। देखिए
उपसर्गा क्रिया योगे सूत्र जब आप पढ़िएगा तो प्रादेय जरूर देखिएगा। अष्टाध्यायी में इसके ठीक पहले प्रादेय सूत्र है। तो कहे कि प्रा आदि कौन, और उसी प्रादेय में ही आपको मिलेगा अद्रव्यार्थाः प्रादेयो निपात संज्ञकाः भवन्ति। कहे जो अद्रव्यवाचक प्र आदि की निपात संज्ञा होती है, अद्रव्यवाचक प्र आदि की निपात संज्ञा होती है, प्रादेय बताता है। तो प्रादेय में क्या क्या है, प्र आदेय मतलब प्र आदि। ये प्र आदि हैं कौन, प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, उत। ये सब 22 जिनको हम उपसर्ग जानते हैं, ये क्या क्या हैं। और ये केवल उपसर्ग नहीं है, ये प्र आदि केवल उपसर्ग नहीं, इनको और भी नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो अभी आपने देखा प्रादेय में आपको बताया गया है कि ये निपात भी होते हैं। अद्रव्य प्रादेयो निपात, अद्रव्यार्थ प्रादेयो निपात संज्ञकाः भवत। कह रहे अद्रव्यवाचक प्र आदि की निपात संज्ञा होती है। इसके अंतर्गत वो 22 हैं, तो इनकी निपात संज्ञा हो गई। प्रादेय ने कौन सी संज्ञा किया, निपात संज्ञा। और इसने क्या किया, इसने जो है निपात संज्ञा, इसने क्या किया, इस सूत्र ने क्रिया योगे ने उपसर्ग बनाया, इसको उपसर्ग कर दिया। प्रा आदि की कौन सी संज्ञा होगी, उपसर्ग संज्ञा होगी। प्रा आदि की कौन सी संज्ञा होगी, तो कहे प्रादेय सूत्र ने बताया कि निपात संज्ञा होगी। आइए फिर इसी के बाद एक सूत्र मिलेगा आपको गतिश्च। तो गतिश्च सूत्र में लिखा गया कि प्रादेय क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञका भवन्ति के बाद गया प्रादेय क्रियायोगे गति संज्ञकाश्च भवन्ति। कहें कि क्रिया का योग होने पर प्र आदि गति संज्ञक भी होते हैं। और इस सूत्र का क्रम है 1-4-60। 1-4-60 वृत्ति इन सूत्रों की जरूर आप देखिएगा। इसकी वृत्ति यही है कि क्रियायोगे प्रादेय क्रियायोगे गति संज्ञकाश्च भवन्ति, और ऊपर बताया प्रादेय क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञकाः भवन्ति। कहे कि प्र आदि क्रिया के योग में जब आएंगे तो उपसर्ग संज्ञा होगी, और जब ये क्रिया के साथ में आएंगे तो एक इनकी और संज्ञा होगी। कौन सी, कहे गतिश्च, और गति हो, और गति संज्ञा भी होती है। कहें कब, कहे कि प्रादेय क्रिया योगे गति संज्ञकाश्च भवन्ति। कहे कि क्रिया का योग होने पर प्र आदि की गति संज्ञा भी होती है। तो एक उपसर्ग आपने पढ़ा, दूसरा निपात पढ़ा, तीसरा आपको क्या पढ़ना है, गतिश्च गति संज्ञा। ये किसकी हो रही, प्र आदि की। प्र आदि की ये गति संज्ञा हो गई। फिर इन्होंने एक सूत्र पढ़ाया है स्वरादि निपातम अव्ययम। कहे कि स्वरादयो निपाताश्च अव्यय संज्ञा स्यात्। कहे स्वर आदि और निपात आदि, च आदि जो हैं, जैसे च है, ई है, ऐसा जो हम पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, आगे निपात हम पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर में, इसी में कहीं न कहीं निपात का वर्णन हुआ है। जैसे जब हम एंगा पदांतादज पढ़ेंगे तो उसके बाद मिलेगा कुछ निपात मिलेगा, या इंद्र च पढ़ेंगे वहाँ मिलेगा, कहीं आगे चल करके मिलेगा, फिर हम उसको देखेंगे निपात संज्ञा। जैसे प्रादेय मिला तो निपात संज्ञा सूत्र है, चादेयो असत्व मिल गया, फिर निपात एका जनांग मिल गया। ये सब क्या होगा, ये सब निपात संज्ञा करेंगे। निपात एका जनांग, एक अचवाले, जैसे ई इंद्र में ई जो है यह निपात है। तो कहे कि अब यहाँ इन्होंने बताया अगला सूत्र कि स्वरादि निपात अव्ययम। स्वरादि निपातम अव्ययम, निपातम व्ययम, व्यय स्वरादि निपातम अव्ययम।
कहे कि स्वरादयो निपातश्च अव्यय संज्ञा स्यात्। करें कि स्वरादि, स्वर आदि और निपात आदि की अव्यय संज्ञा होती है। तो तीसरी संज्ञा कौन सी हो गई? चौथी संज्ञा अव्यय। कहे इस प्र आदि की और कौन सी संज्ञा होगी? अव्यय संज्ञा होती है। अच्छा, अब एक संज्ञा और होती है, एक सूत्र आपको मिलेगा कारक में जब हम पढ़ेंगे, कर्म प्रवचनीयाः। क्या मिलेगा? कर्म प्रवचनीयाः। अच्छा, ये इस सूत्र का क्रम यहाँ लिख लेते हैं। स्वरादि निपातम अव्ययम का, स्वरादि निपातम अव्ययम का क्रम है 1-1-37। 1-1-37। तो आपने देखा कि जब प्र आदि का क्रिया से योग होगा, उपसर्ग होगा। प्र आदि की निपात संज्ञा होती है, प्र आदि की गति संज्ञा होती है। स्वरादि निपात अव्ययम से प्र आदि की कौन सी संज्ञा होगी? अव्यय संज्ञा होती है। फिर कहे कर्म प्रवचनीयाः, और इसको बताया अधिकारोयम विभाषा क्रिय। कहे यह कर्म प्रवचनीय का अधिकार जो है विभाषा क्रिय सूत्र तक चलेगा। अब विभाषा क्रिय सूत्र हम कभी पढ़ लेंगे, और जब आप वहाँ पढ़ेंगे कर्म कारक आप पढ़ेंगे, कारक में आपको पढ़ना होगा जैसे अनुर्लक्षणे, हीने, तृतीयार्थे, उपोधिके च और अधिपरिवर्जने, ऐसे सूत्र आपको मिलेंगे वहाँ। तो आपको क्या मिला? ये जो प्रादय हैं ना, प्र आदि हैं, इनकी जो कितनी संज्ञा आपको मिल गई? कर्म प्रवचनीय, इतनी संज्ञा है। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 संज्ञाएं आपको मिली। तो आपसे पूछा जाए कि प्र आदि की संज्ञा होगी तो उपसर्ग होगा। अच्छा, गति कहाँ हम पाएंगे? गति को समास में पाएंगे। कुगति प्रादय, कुगति प्रादय जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ गति संज्ञा गति तत्पुरुष समास होगा। गति समास जब बनेगा तो वहाँ कुगति प्रादय में पाएंगे। तो उपसर्ग, निपात, गति, अव्यय और कर्म प्रवचनीय, ये होगी किसकी? उपसर्गा। ये सूत्र पढ़े ना, उपसर्गा क्रिया योगे। कहे उपसर्गा क्रिया योग्य होता है, प्रादय क्रिया योग्य उपसर्ग संज्ञा स्यु। प्र आदि का योग जब क्रिया से होता है तो ये उपसर्ग संज्ञक होते हैं। इनकी संख्या 22 है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, अधि, इस तरह से ये 22 होते हैं। और इन 22 उपसर्गों को 1 बार, 2 बार, 3 बार आप पढ़िएगा, आपको याद हो जाएंगे। तो आज हम यही उपसर्ग संज्ञा करके, प्र आदि की उपसर्ग संज्ञा करके, और ये 5 जो आपको बताया गया, उपसर्ग, निपात, गति, अव्यय और कर्म प्रवचनीय, इतना आप पढ़िएगा। फिर हम अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। और स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामना। वीडियो हमारा आप तक स्वतंत्रता दिवस के दिन ही पहुंचेगा। और फिर आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में ज़रूर लिखें कहाँ न्यूनता है, और यदि अच्छा है तो कमेंट्स बहुत ज़रूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी ज़रूरी होता है कमेंट्स लिखा जाना। कमेंट्स आप लिखेंगे तो उसी हिसाब से हमारा उत्साहवर्धन होगा। हमारे उत्साहवर्धन के लिए और पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझने के लिए कमेंट्स ज़रूर लिखें, शेयर करें, लाइक करें, और जहाँ भी हो सके आप अपने मित्र मंडली में एक बार उनको चैनल देखने के लिए अवश्य प्रेरित करें। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।